हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल हुसैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग देखें इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से आंसर हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बंगाल विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और जैसा कि आपको पता होगा कि बंगाल दो भाग में बट गया था, और क्या है, किस तरीके से बटा, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो ब्रिटिश काल में बंगाल प्रांत बहुत विशाल था, यानी जिस समय में अंग्रेज का शासन हमारे देश में चल रहा था उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा प्रांत माना जाता था। प्रांत बोले तो राज्य माना जाता था और था भी। अगली बात करें तो इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी, सोच लीजिए, और क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर था। आप सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। इतने विशाल प्रांत की देखभाल करना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए संभव नहीं था। जो अंग्रेज द्वारा गवर्नर भेजे गए थे उसके द्वारा इसकी देख रेख कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसी उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना बनाई। देखिए, ये लॉर्ड कर्जन थे, उस टाइम में बंगाल के गवर्नर थे, और इन्होंने जब योजना बनाई तो 2005 की बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 2005 में बंगाल 2 वर्गों में विभक्त हुआ, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब समझ में आ गया होगा, बंगाल 2 भाग में बट गया। कब? 1905 में ये योजना बनाई गई, इसको पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभक्त कर दिया गया। आगे है, भारतीय जनता ने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया। इस विरोध ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अब देखिए, बंगाल की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी कि विभाजन हो, परंतु इसको कर दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज भी था। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसका विभाजन किया था, परंतु विभाजन से जनता खुश नहीं थी। इतना आप समझ लीजिए। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बाल लाल पाल या लाल बाल पाल के बारे में बताइए। ये लाल बाल पाल क्या है, समझ लीजिए। 20वीं सदी के आरंभ से ही कांग्रेस 2 दल में बट चुके थे। आपको पता होना चाहिए, जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो उस टाइम में कांग्रेस 2 भाग में बट गया। एक का नाम था नरम दल और एक का नाम था गरम दल। तो कांग्रेस के जो पुराने शांतिपूर्ण ढंग के लोग थे तथा संवैधानिक ढंग से अपनी मांगों की पूर्ति करना चाहते थे, ऐसे लोगों का जो समूह था उनको नरम दल कहा गया। और ऐसे लोग जो इसका समर्थन करते थे वो नरम दल के नेता कहलाए। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नेता थे जो कि नरम दल के थे। इसी के ठीक उल्टा दूसरे वर्ग जो कि युवा वर्ग यानी एकदम यंग लोगों का एक ग्रुप था, इसके नेता की धारणा थी कि बिना उग्र विरोध किए अंग्रेजी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। मतलब जब तक हम इसका सही ढंग से पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े या जान किसी की लेनी पड़े, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसी भावना को उग्र विरोध कहा जाता है। तो ये गरम दल की पहचान थी। तो गरम दल के इन नेताओं ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसी को बाल शॉर्टकट में कहा गया, लाला लाजपत राय जिसको लाल कहा गया, और बिपिन चंद्र पाल जिसको पाल कहा गया, ये तीनों प्रमुख थे। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन एक एक करके आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नरम दल के थे उसमें जो उसके समर्थक थे वो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग जो थे ये नरम दल के नेता थे। और उसी के उल्टा ठीक ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता थे। इन्हीं को लाल बाल पाल या बाल लाल पाल कहा जाता है। तिलक ने
ही ये नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे चाहे जैसे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। यानी ये लोग जो इस टाइप के उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो इन लोगों के मन में जागी, देश को आज़ाद कराने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, ये लोग जो तैयार थे किसी भी कीमत पर देश आज़ाद होना ही चाहिए। तो ये जो इनके अंदर भावना आई, उसके लिए आखिर क्या क्या हुआ उससे पहले कि इनके अंदर ये भावना आई, तो समझिए इसके लिए कई कारण थे। पहला, उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकाव के कई कारण थे, जिसमें ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां जिम्मेदार थी। दमनकारी नीतियां मतलब जैसे हम लोग अपने लिए कुछ करना चाहते थे या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कोई भी काम हम करते थे तो उसमें वो क्या करते थे, हमें मार पीट करके जेल में बंद कर देते थे या किसी भी तरीके से वो इस विद्रोह को दबा देते थे। भारत में अकाल पर अकाल समझ रहे होंगे, खाने पीने का एकदम महामारी, हर तरफ कोई एक रोग फैल गया तो हर तरफ लोग मर रहे हैं, वो महामारी कहलाती है। जनता में इस वजह से दुर्दशा बढ़ता गया। जैसे कोरोना एक महामारी है, उसी टाइप से उस समय में बहुत सारे जैसे हैजा फैल जाता था या चेचक या इस तरीके का कोई भी, तो सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी वो हम लोगों पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण इन लोगों के अंदर उग्रवाद की भावना जागृत हुई। दूसरा कारण समझिए, उग्रवाद के नेताओं को अंग्रेजों पर तनिक भी विश्वास न था, दोनों को अपनी संस्कृति से प्यार था। देखिए हमारे जो देश के नेता थे वो अपने देश की संस्कृति को त्यागना नहीं चाहते थे और अंग्रेज अपने देश की संस्कृति को नहीं त्यागना चाहते थे। तो ये इन दोनों के बीच जो है इस बात का भी विरोध था। उसके अलावा अंग्रेजी सरकार पर विश्वास भी नहीं करते थे हमारे देश के जो नेता थे। आइए अगले कारण की तरफ चलते हैं। अगला कारण है राजनीतिक हत्याओं, बम प्रयोगों द्वारा अत्याचारी क्रूर पुलिस अधिकारियों को अपना निशाना बनाते थे, अंग्रेजों के मन में आतंक जमाना चाहते थे। ये लोग जो थे, जो गरम दल के नेता थे, जो उग्र राष्ट्रवाद वाले थे, ये लोग क्या करते थे कि राजनीतिक हत्या करते थे, बम वगैरह कहीं पे फेंक देते थे, किसी कर्मचारी की जान ले लेते थे। पुलिस वाला जो क्रूर पुलिस वाला होता था, यानी ऐसा पुलिस वाला जिसके दिल में रहम नहीं होता था हिंदुस्तानियों के लिए, उसकी जान ले लिया करते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के दिल में ये आतंक जमाना चाहते थे। अगला कारण है आतंकवादी क्रांतिकारी साहित्य द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते थे, यानी कुछ कुछ लिख करके ये लोग अपने विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए संध्या, युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। यानी ये सब जो था वो अखबार था, न्यूज़पेपर, जिसके जरिए लोग अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए साइमन कमीशन क्या है हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधार का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। यानी जो भी अधिनियम बनता था उसके लिए सरकार एक टीम भेजती थी हर 10 साल के बाद कि देखिए उस कानून में क्या कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको सॉल्व किया जाए। ऐसी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन आया करता था भारत से, भारत में आया करता था इंग्लैंड से। चलिए तो देखते हैं क्या हुआ। तो इसलिए 1928 ईस्वी में ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग, यानी इसी को अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं, भारत आया। ध्यान रहे 1928 ईस्वी में भारत आए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग में एक भी भारतीय न था। सोचिए हमारे देश की प्रॉब्लम, समस्या हमारी सॉल्व दूसरे लोग करने आ रहे हैं और हमारे देश के कोई भी एक सदस्य नहीं है, तो बताइए किस तरीके का सुधार होगा भाई। जबकि इसका उद्देश्य भारत के हितों की देखभाल करना था, यानी भारत के लिए ये करने आ रहा है, भारत के ही लोग नहीं है, बड़ी अजीब बात है। अतः भारतीयों ने क्या किया, इसका स्थान स्थान पर बहिष्कार किया और जोरदार विरोध किया। यानी इसको नहीं मानने का इन लोगों ने ठान लिया। भारतीय लोगों ने जहाँ भी यह आयोग गया वहाँ पर भारतीयों ने इसका काले झंडे दिखाकर
भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाकर इसका बहिष्कार कर दिया। यानी साइमन वापस जाओ क्यों भाई? तो हमारे देश की प्रॉब्लम है, हमारी समस्या, और हमारे ही लोग नहीं है, तो हमारी समस्या बताएगा कौन, और किस तरीके से आप समझ पाओगे कि हमारे साथ क्या दिक्कत है। इसलिए साइमन वापस जाओ का नारा दिया। अंग्रेज ने प्रदर्शनकारी का दमन बड़ी ही क्रूरता से किया। क्रूरता बोले तो बहुत ही बेरहमी के साथ जो है इसका दमन करने की कोशिश की, आंदोलन को दबाने की कोशिश की। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा, देख लीजिए लाहौर पहुंचा, अभी लाहौर पाकिस्तान में है, तो जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने प्रदर्शन करके जुलूस का नेतृत्व किया। इसी में पुलिस की भीषण लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की जान चली गई, चोट लगने के कारण। अब लाला लाजपत राय इसमें शहीद हो गए, जिसके फलस्वरूप इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी तरह से लखनऊ में जुलूस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन पर भी जब लाठी प्रहार होने लगा तो गोविंद बल्लभ पंत ने तुरंत अपना सिर उसके सिर पर रख दिया, जिसके फलस्वरूप पंत जी को पक्षघात हो गया और वह जीवन भर के लिए अपनी गर्दन सीधी रख कर न बैठ पाए। पक्षघात आप समझ गए होंगे, उनके गर्दन में एक नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, जिसकी वजह से वो गर्दन क्या हुआ, उनका मुड़ गया, जिसको लकवा टाइप का बोलते हैं, वो हो गया था उनको, जिसके कारण वो ज़िंदगी भर बेचारे गर्दन अपनी टेढ़ी करके ही ज़िंदगी गुजारे। तो समझ गए होंगे साइमन कमीशन क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ, और किस तरीके से लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी से पीट कर उनकी हत्या कर दी। आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों बनाया गया, क्यों चुना गया? समझिए, चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे सूत काटने के लिए, आप लोगों को पता होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि चरखा गांधी जी को प्रिय था। यानी गांधी जी को चरखे से बहुत लगाव था, बहुत ही प्यारा था गांधी जी के लिए चरखा। गांधी जी मानते थे कि आधुनिक युग में मशीन ने मानव को गुलाम बनाकर श्रमिकों को हाथ से काम और रोजगार छीन लिया है। गांधी जी का मानना था कि जो नए नए मशीन आए हैं, इस मशीन के कारण हमारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों का रोजगार छीन गया है और उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने मशीन की आलोचना की और चरखे को ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीन और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि चरखा अगर रहेगा, मशीन उसके आगे कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। चरखा अगर चलाएगा तो मजदूर को एक तरीके का पावर मिलेगा और ये प्रौद्योगिकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके अनुसार भारत एक, देखिए उनके अनुसार भारत एक गरीब देश है। चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करेगा, यानी चरखा चलाएंगे तो वो पैसे कमाएंगे और जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, जिससे वे स्वावलंबी बनेंगे, यानी खुद अपने आप में एक अच्छे पर्सन बन पाएंगे। उन्हें बेरोजगारी और गरीबी से छुटकारा दिलाने में चरखा उन्हें स्वावलंबी बनाकर मदद करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चरखा अगर काटेगा कोई भी मजदूर तो उससे क्या होगा, वो दो पैसे कमा लेंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत की चीज़ों को खुद पूरा करेंगे, तो वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। गांधी जी मानते थे कि मशीन से श्रम बचाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलना या उन्हें बेरोजगार करके सड़क पर फेंकने के बराबर है। चरखा धन के केंद्रीकरण को रोकने में भी मदद करेगा। देखिए ये एक बड़ी सी फैक्ट्री है, ये बड़ी सी फैक्ट्री में, अब मान लीजिए कि ये एक बड़ी सी फैक्ट्री है यहाँ पर, तो इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो ये मशीन वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये फैक्ट्री वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कोई पर्सन है जो फैक्ट्री का मालिक है, चित्र बनाने में तो आप जानते ही हम कितने एक्सपर्ट हैं, तो ये मालिक हैं, ये फैक्ट्री का पूरा धन इनके पास चला जाएगा और मज़दूर को बहुत कम पैसे मिल पाएंगे। वहीं पर अगर मज़दूर खुद अपना काम खुद करेगा तो वो खुद मालिक होगा और वो खुद काम करेगा तो उनके खुद के पैसे होंगे, इसलिए उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए
कि चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। तो देखिए असल में चंपारण आपको पता होगा बिहार में ही पड़ता है। ये 19वीं सदी की बात है, 1917 ईस्वी की बात है असल में। आरंभ में ही गोर बागान मालिकों ने किसान को एक अनुबंध किया जिसके अनुसार किसान को अपनी ज़मीन का 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में कम से कम उसको नील की खेती करनी थी किसान को। इसके लिए उसे मजबूर किया गया था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहा गया। ये 3 कठिया जो सिस्टम बना था वो चंपारण में बना था। किसान ने इस अनुबंधन से मुक्त होना चाहते थे। किसान लोग जो थे बेचारे इसमें नहीं पड़ना चाहते थे, चूँकि उसको जो फसल उपजाने में फ़ायदा मिलेगा। अब मान लीजिए कि हमें धान का पौधा उगाने में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो हम नील का खेती क्यों करेंगे। लेकिन वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा मजबूर किया जा रहा था नील की खेती करने के लिए। इसीलिए 1917 ईस्वी में चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान के सरदार थे, उसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। उन्होंने कहा, राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया, लेटर लिखा, गांधी जी आ गए चंपारण। गांधी जी ने समस्याओं को सुना और सही पाया। एकदम जो चीज़ उसमें लिखा था राजकुमार शुक्ल ने, वही चीज़ उनको यहाँ भी देखने के लिए मिला। उनके प्रयास से सरकार ने चंपारण में किसानों की जांच हेतु एक आयोग बनाया और अंत में गांधी जी के विजय हुई। आयोग ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से गांधी जी की वजह से नील की खेती को मजदूर जो कर रहे थे मजबूर होकर के अब वो नहीं करेंगे। और साथ ही अंग्रेज ने अवैध वसूली का 25% वापस कर दिया। यानी जो अंग्रेज लोग अपने मन से इतना 25% ले लिया करते थे वो उनको वापस कर दिया गया। तो चंपारण आंदोलन का यह मुख्य कारण था, जो आपको बताया कि 3 कठिया मजदूरी करना है, नील की खेती करना है, यही मेन कारण था। इसकी वजह से किसान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। बाल बच्चे उनके काफ़ी भूख मर रहे थे और बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे थे, जिसके कारण उन लोगों को ये समझ लीजिए कि जीने के लाले पड़ गए थे। लास्ट में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लेटर लिखा और गांधी जी ने आकर इन समस्याओं का हल कर दिया और इस तरीके से 3 कठिया मजदूरी समाप्त हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व था। देखिए ये जो चौरी चौरा एक जगह का नाम है, यहाँ पर एक घटना घटी थी। क्या हुआ था देखिए, आप पढ़ते हैं आंसर। जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था, उसी समय 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांग्रेसी जुलूस द्वारा थाने में आग लगाए जाने तथा 21 लोगों के जलकर मरने की घटना से दुखी होकर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित अपने आंदोलन का तीव्र विरोध के बावजूद वापस लेने की घोषणा कर दी। अब देखिए हुआ क्या था कि ये कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे जो जुलूस बना करके जा रहे थे। एक जगह है यूपी में गोरखपुर, और गोरखपुर में एक जगह चौरी चौरा। यहाँ पर 1922 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में घुस करके और 21 लोग, उसमें बच्चे, औरत और पुलिस वाले भी थे, इसमें जल करके मर गए, जिससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया। राष्ट्र स्तंभ था, परंतु गांधी जी अपने सिद्धांतों के एक उद्देश्य के प्रति पूरी तरह अडिग थे। यानी पूरा भारत चाह रहा था कि ये आंदोलन चले, बंद ना हो, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांत की वजह से, सत्य और अहिंसा की वजह से इस आंदोलन को बंद कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। देखिए रॉलेट एक्ट क्या है। एक्ट का मतलब आप तो जानते ही होंगे, कानून होता है। तो रॉलेट एक्ट क्या है देखते हैं। रॉलेट एक्ट की संक्षिप्त जानकारी, भारत में तीव्र हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु ब्रिटिश शासन ने शक्ति प्रयोग के निश्चय से 1929 में रॉलेट एक्ट लाया। देखिए ये कानून था, 1919 ईस्वी में लाया गया, अंग्रेजों द्वारा एक कानून था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था
तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जाती थी। देखिए ये समझिए कि क्या होता है ये। इसमें ये रॉलेट एक्ट जो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, इसमें किसी को भी, जैसे मान लीजिए भारत के लोग हैं, क्रांतिकारी हैं, नेता हैं, तो सरकार की नज़र में उनकी वजह से सरकार को नुकसान अगर हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उसको तुरंत पकड़ लेंगे और गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए हुए अपना सीक्रेट ढंग से ले जाएंगे और उसको सज़ा, कोई भी सज़ा दे देंगे, मारा पीटा जाता था। तो इस प्रकार इस कानून का भारतीय ने मौलिक अधिकार को कुचलने का प्रयास किया गया था। तथा अपील, वकील, दलील की नीति त्याग दी गई थी। तो इसमें कहा गया था न वकील, न अपील, न दलील। अब आगे देखिए, भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी कानून के प्रदर्शन के दौरान ही हुआ था। देखिए असल में ये कानून इसीलिए लाया था अंग्रेज, ताकि भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी, स्वतंत्रता की लहर जाग रही थी, इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाग रही थी, उससे कुचलने का ये एक नायाब तरीका उन्होंने निकाला था। अब ये अंग्रेज की जब नीति बनी तो जो भी भारत में प्रदर्शनकारी हुआ करते थे उन लोगों को प्रदर्शन करने से पहले ही या प्रदर्शन करने के दरमियान ही पकड़ के ले जाया जाता था, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता था और बिना मुकदमा चलाए उसको कोई भी सज़ा दे दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो इसका हमारे भारतीयों ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके कारण आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी कानून के खिलाफ इन लोगों के प्रदर्शनकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब आगे देखिए, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इस बात को हम लोग जानते हैं। 1930 ईस्वी में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ। गांधी जी अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती से समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। देखिए इसमें हुआ क्या था, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और ये शुरुआत दांडी यात्रा से ही हुई थी। गांधी जी अपने 79 कार्यकर्ता यानी उनके साथी लोग थे जो उनके साथ काम करते थे, वो उनके साथ में साबरमती एक जगह गुजरात में, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले साबरमती की चर्चा आई थी, तो साबरमती आश्रम भी आप सुने होंगे। तो वहाँ से चालू हुई इनकी यात्रा और दांडी एक जगह है जो समुद्र के किनारे पड़ता है। वहाँ पर जा कर के आप लोगों को पता होगा कि नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी जो खारा होता है उसे एक गड्ढे में जमाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में इस तरीके से नमक बनता है। तो नमक को बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। अब जैसे ही नमक कानून को तोड़ा तो एक आम आदमी की चीज़ द्वारा कानून को तोड़ने की धारणा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में तेज़ी से प्रसार हो गया। देखिए अंग्रेज़ द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो गांधी जी ने जब ये कानून तोड़ा तो भारतीयों के मन में भी जोश और उत्साह बढ़ गया। हालांकि गांधी जी की गिरफ्तारी के बावजूद भी ये आंदोलन ने भारतीयों के आत्मविश्वास और जुझारूपन की भावना बढ़ी और ब्रिटिश कानून को चुनौती मिली। जैसा कि आपको पता होगा कि ये कानून तोड़ने के बाद गांधी जी को जेल हो गया था, गांधी जी जेल चले गए थे, फिर भी भारत के लोगों में इसका जोश और उत्साह बढ़ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।